जैसा कि हम लोगों को पता है, हम जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण, जिसमें हमने कल तक जो है गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध में जो है अवतल दर्पण के लिए पढ़ लिया था। गोलीय दर्पण में जो है अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पढ़ लिया है। आज हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए मतलब उत्तल दर्पण के लिए हम वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध जो है स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में हम जो है संबंध को दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखिए, इसमें हेडिंग बनाइए उत्तल दर्पण के लिए, और उसमें लिखिए माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। ठीक है, एक प्रकाश किरण AB दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाश किरण AB दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है। एक प्रकाश किरण AB दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात BD दिशा में मुख्य फोकस F से होकर जाती है। जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात BD दिशा में मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ठीक है, BD दिशा में मुख्य फोकस F से होकर जाती है। वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिलाने वाली रेखा CBN। ठीक है, वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिलाने वाली रेखा CBN दर्पण पर अभिलंब है। ठीक है, वक्रता केंद्र C को B से मिलाने वाली रेखा CBN दर्पण पर अभिलंब है। चित्र ध्यान दीजिए। ठीक है, चित्र की ही व्याख्या है, तो चाहे तो पहले चित्र बनाए या लिख के जो है चित्र बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, क्योंकि हमको उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर जो है दबे हुए भाग पर कड़ाई कर दी जाए, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक को, उसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका द्वारा कितना है, M1 और M2, जिसका फोकस कितना है, जिसका फोकस है F, और वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र है C। मुख्य अक्ष ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा अक्ष, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ध्रुव P। ठीक है, ध्रुव क्या हो गया, P। कह रहा था मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है जिसका नाम क्या है, एक प्रकाश किरण है AB। ठीक है, एक प्रकाश किरण कौन सी है, एक प्रकाश किरण है AB, जो दर्पण के किस पर, दर्पण के बिंदु B पर आपतित है। ठीक है, अब हमको पता है जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस F से होकर जाएंगी। सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य फोकस से क्या हो गई, आती हुई प्रतीत होती है। एक रेखा जो है कौन सी, CBN, कौन सी रेखा दी, CBN, सब डॉटेड लाइन है क्योंकि आभासी किरणें हैं। ठीक है, ये जो CBN है, CBN ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, ये कौन सी दिशा में गई थी, BD दिशा में। ठीक है, CBN क्या हो गया, अभिलंब। तो ये कौन सी किरण है, ये हमको पता है, ये हमारी जो है आपतित किरण है। ठीक है, ये कौन सी किरण है, ये हमारी हो जाएगी आपतित किरण। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तुम्हारा अभिलंब। ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। ठीक है, कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण। अब हमको पता है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे, उसे आपतन कोण बोलते हैं, I। ठीक है, कौन सा कोण बोलेंगे जी, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे बोलेंगे आपतन कोण I। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण R। ठीक है,
परावर्तन कोण कौन सा हो जाएगा? परावर्तन कोण R हो जाएगा। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, स्मॉल f, ठीक है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या R बोलेंगे, ठीक है। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी f बोलते हैं। ध्रुव से जो है मुख्य वक्रता केंद्र की त्रिज्या को, वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपतन कोण क्या है? आपतन कोण कौन सा है जी? आपतन कोण बराबर क्या है हमारा? ABN, ठीक है। कोण ABN कौन सा कोण है? आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तन कोण कौन सा है? परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण कौन सा है जी? परावर्तन कोण है हमारा NBD, ठीक है। परावर्तन कोण NBD। ध्रुव P से मुख्य फोकस, ठीक है। ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी, ठीक है। फोकस F की दूरी कितनी है? PF, ठीक है। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी PF बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी हो जाएगी स्मॉल f, ठीक है। सारी दूरियां किस तरफ है? दाईं ओर, इसलिए धनात्मक चिन्ह के साथ ले जाएंगे। और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे हम जो है ध्रुव P से वक्रता केंद्र, ठीक है। ध्रुव P से जो है हमारा वक्रता केंद्र C की दूरी, ठीक है। C की दूरी PC बराबर क्या हो जाएगा? PC बराबर हो जाएगा किसके? वक्रता त्रिज्या R के, ठीक है। वक्रता त्रिज्या R के बराबर हो गया, ठीक है। वक्रता त्रिज्या R के। अब हमको पता है परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? कोण ABN, कौन सा कोण? ABN। आपतन कोण ABN है या किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण NBD के बराबर होगा, ठीक है। आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा? परावर्तन कोण के। समीकरण नंबर 1 कहां से लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा परावर्तन के दूसरे नियम से, ठीक है। परावर्तन के दूसरे नियम से। और ये ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे दो तिर्यक रेखाएं थी, इसको ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पे एक रेखा तो ऐसे आ रही है जो DBF है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? यहाँ पे हो रहा है D, यहाँ पे B है और यहाँ पे F है। और एक रेखा ऐसे जा रही है जो डॉटेड लाइन है। कौन सी लाइन है? डॉटेड लाइन, जिसको क्या बोल रहे हैं? NBC। क्या बोल रहे हैं जी? NBC। अब दो तिर्यक रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके ये दोनों कोण सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए शीर्षाभिमुख कोण क्या है? आपस में बराबर है। जब तो दो तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो उनके आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन से कोण की बात हो रही है? NBD किसके बराबर होगा? FBC के बराबर होगा, ठीक है। NBD किसके बराबर हो गया? NBD किसके बराबर हो गया? FBC के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कौन सा कोण? NBD इस कोण के बराबर होगा किसके? FBC के। तो लिखिए कोण NBD बराबर कोण किसके? FBC के, ठीक है। B यहाँ पे है ना बीच में, तो किसके बराबर हो जाएगा? FBC के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 कहां से हुआ है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या लिखोगे? लिखोगे तुम यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। कहां से जी? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। दोनों NBD के बराबर हैं। दोनों किसके बराबर हैं? दोनों जो है NBD के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन से कोण बराबर होंगे? ABN। दोनों NBD के बराबर, इसलिए ये दूसरा पक्ष दोनों का बराबर हो गया। ABN किसके बराबर हो जाएगा? ABN बराबर हो जाएगा कोण FBC के, ठीक है। ABN किसके बराबर हो गया? FBC के। समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है, इस चीज को ध्यान दो। ये तो शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया सबको। ये ध्यान दो, जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, और एक रेखा है, ये मुख्य अक्ष हमारी हो ही गई, ठीक है। जहां पे यहाँ पे लिखा गया है P, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C हो गया। ये हमारा हो जाएगा A और B। ये कैसी रेखाएं हैं? परस्पर समांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं। और इनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है जो डॉटेड लाइन से गई हुई है, ठीक है।
कौन से लाइन से गई है, सी थोड़ा इधर कर देते हैं, जो कौन से लाइन से गई हुई है, जो डॉटेड लाइन से गई हुई है, ठीक है। नाम क्या है, NBD, ठीक है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो उस दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर वाले जो कोण हैं, कौन से कोण, ऊपर वाले कोण जो होंगे संगत कोण से बराबर होंगे, ठीक है। ये समनवय में प्रमेय पढ़ाया जाता है। क्या कह रहे हैं, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर वाले जो कोण हैं वह संगत कोण से बराबर है। अर्थात कौन सा कोण, ABN, ठीक है। कौन सा कोण जी, ABN किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम चाहे तो देखिए मिलाया गया है B से, तो हम इसको मिला भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे B से आके मिला है ना, एक, इसका नाम क्या था, D था, ठीक है। तो ABN कौन सा कोण बता रहे हैं, ABN किसके बराबर होगा, इस कोण के, कौन से कोण के, FCB के, ठीक है। ये दोनों कौन से कोण हो गए, संगत कोण। क्यों, क्योंकि एक तिर्यक रेखा जो है दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगी, तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ABN किसके बराबर हो गया, FCB के, कौन से कोण से, संगत कोण से। नहीं समझ में आता है तो ये मिटा के रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे F से ले सकते हो, F से लो, P से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नजदीक बिंदु F है तो F से ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे F आया है, ठीक है। तो ध्यान दो, कर रहा है दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए जो है दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर वाले कोण संगत कोण से क्या हो गए, बराबर हो गए। ABN किसके बराबर हो गया, FCB के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कोण ABN बराबर किसके, FCB के, ठीक है। समीकरण नंबर 4, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सा, 4। ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये FBC है, ठीक है, ये वाला कोण है, और ये FCB है, ये वाला, ठीक है। ये दोनों जो कोण है, ये वाले कोण और आपतन कोण कौन से कोण से बराबर हो रहे हैं, कौन से कोण है जी, ये संगत कोण से बराबर हो रहे हैं। कौन से कोण से बराबर हो रहे हैं, संगत कोण से। और NBD FBC के किसके बराबर था, शीर्षाभिमुख कोण से था। ये दोनों कोण जो है R और ये B वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, जबकि I और ये C जो है, ठीक है, FCB कौन से कोण से बराबर है, संगत कोण से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे किससे, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या देख रहे हैं, दोनों ABN के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा FBC बराबर किसके, FCB के, ठीक है। समीकरण 3 व समीकरण 4 से दोनों ABN के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ABN किसके बराबर हो जाएगा, FBC के बराबर है, और ABN FCB के बराबर, इसलिए FBC किसके बराबर हो गया, FCB के बराबर हो गया। अब ध्यान दो, हमको पता है, कल बताए थे क्या, दो जो है समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समान होती हैं, ठीक है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई, इसलिए B के सामने की भुजा इस त्रिभुज में देखें, कौन से त्रिभुज में, FBC में, ठीक है। त्रिभुज कौन सा है जी, FBC, ध्यान रखिए FBC। B के सामने की भुजा यह है, कौन सी, CF, ठीक है। B के सामने की भुजा कौन सी हो गई, कोण का मतलब बीच वाला है, ठीक है। B के सामने की भुजा कौन सी हो गई, CF, किसके बराबर हो जाएगी, C के सामने की भुजा किसके, BF के, ठीक है। C के सामने की भुजा किसके बराबर हो गई जी, BF के। तो CF बराबर किसके हो गया, CF बराबर हो गया BF के, ठीक है। CF किसके बराबर हो गया, CF बराबर हो गया हमारा BF के। लिखेंगे अब यदि, जो कल माना गया था उत्तर में, वहां यहां पे भी वही मानना है, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक अति अल्प हो तो, ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक अति अल्प हो तो क्या हो जाएगा, बिंदु B किसके, ध्रुव P के अति निकट होगा, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक अति अल्प हो तो बिंदु B ध्रुव P के अति निकट होगा। अर्थात में क्या लिखेंगे, अर्थात में हम क्या लिखेंगे जी, जो
जब कह रहा है दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, m1 m2 अगर छोटा होगा तो b किसके निकट आएगा, p के निकट आएगा। b किसके निकट आएगा जी, p के। तो जो दूरी b से f की है वही दूरी किसकी हो जाएगी, p से f की हो जाएगी। ठीक है, अगर बिंदु b p के अति निकट होगा तो जो दूरी b से f की है वही दूरी किसकी हो जाएगी, वही दूरी जो है p से f की हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्थात जो है bf किसके बराबर होगा, लगभग जो है pf के बराबर होगा। लगभग किसके बराबर होगा, bf किसके बराबर हो जाएगा, pf के बराबर हो जाएगा। ठीक है, bf किसके बराबर हो गया, pf के बराबर हो गया। अब आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगा, लिखेंगे यदि pc बराबर हम क्या लिखेंगे, pc बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये यहाँ तक तो छोड़िए अभी, pc हमको लिखना है, क्या लिखना है, pc लिखना है। तो क्या लिखेंगे, pf प्लस fc या cf। ठीक है, pc को हम क्या लिखेंगे, pf प्लस cf। ठीक है, pf प्लस cf। तो लिखिए pc बराबर क्या हो जाएगा, pc बराबर हो जाएगा pf प्लस cf। ठीक है, pf प्लस cf। अब चूंकि हमको पता ही है, क्या जानते हैं, cf जो है, ठीक है, cf किसके बराबर था, यहाँ cf किसके बराबर है, cf bf के बराबर है। ठीक है, cf किसके बराबर हो गया, bf के, और bf किसके बराबर हो गया, bf pf के बराबर हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, cf bf के बराबर है और bf pf के बराबर है, दोनों bf के बराबर है ना, इसलिए ये दोनों वाले पक्ष आपस में बराबर हो गए। इसलिए cf किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए cf जो है बराबर हो जाएगा तुम्हारा pf के। cf किसके बराबर हो गया, pf के। और ये जो कथन है, अब इसमें cf की जगह क्या लिखोगे, pf लिखोगे, cf की जगह क्या लिखोगे, pf। तो pc बराबर हो जाएगा हमारा, pc बराबर हो जाएगा pf प्लस pf, pf प्लस pf, यानी pc बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2pf। ठीक है, pc बराबर कितना हो गया, pf और pf जोड़ेंगे 2pf, 2 को इस तरफ पक्षांतर करोगे तो pf बराबर कितना आ जाएगा, pf बराबर हो जाएगा pc बटे 2। ठीक है, pf बराबर किसके हो जाएगा, pf बराबर हो जाएगा pc बटे 2। अब pf किसके बराबर था, pf बराबर है फोकस दूरी के, pf किसके बराबर है, फोकस दूरी के। तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल f, pf की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल f। ठीक है, और pc की जगह क्या लिखेंगे, pc कहाँ गया, pc बराबर है वक्रता त्रिज्या r के। ठीक है, pc किसके बराबर है, वक्रता त्रिज्या r के। यह स्मॉल f बराबर हो जाएगा r बटे 2। ठीक है, स्मॉल f किसके बराबर हो गया, r बटे 2 के। चाहो तो यहाँ पे लिख दो f बराबर किसके आया, r बटे 2 के। यही फार्मूला आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अर्थात क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या जो है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या नहीं, फोकस दूरी है ना पहले, यह क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, कौन सी दूरी है, फोकस दूरी किसके बराबर है, फोकस दूरी बराबर है वक्रता त्रिज्या के, और वक्रता त्रिज्या बटे 2 के, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी किसके बराबर हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या के आधे की बराबर हो जाएगी। ये दोनों हम जो है कौन कौन से दर्पण में पढ़ चुके हैं, ये दोनों जो है हम उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, उत्तल और अवतल दर्पण में दोनों में हमने क्या पढ़ लिया है, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। फोकस दूरी किसके बराबर होगी, वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होगी। ठीक है, ये सभी लोग इसको उतारेंगे, है ना, सभी लोग क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, आगे अगली हेडिंग करेंगे इसके बाद। ठीक है, सभी लोग पहले इसको उतारिए। चलिए, ये सभी लोगों की हेडिंग हो गई कौन सी, उत्तल दर्पण के लिए हम जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देख चुके हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, अगली हेडिंग क्या हो जाएगी जी, इसको सभी लोग उतारिए। ठीक है, इसको कर लीजिए अब, और इसके बाद क्या करेंगे, अगली हेडिंग भी करके। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, अभी इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो अगली हेडिंग हम बनाएंगे, अगला जो है चलिए हम अगली हेडिंग करते हैं। हेडिंग लिखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, हेडिंग सभी लोग बनाइए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दर्पण से
वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। ठीक है, हेडिंग क्या लिख रहे हैं? हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग है हमारी गोलीय दर्पण से। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है ना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ हो जाएगा। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। ठीक है, तथा हो जाएगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है ना, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? भी है ना, में संबंध, भी में संबंध है ना, भी में क्या करेंगे? संबंध। अथवा कौन सा सूत्र है? अथवा हम कह सकते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, अथवा कौन सा सूत्र है? अथवा हो जाएगा हमारा दर्पण सूत्र। ये हो जाएगी हमारी हेडिंग। ठीक है, हमको क्या क्या हेडिंग बनानी है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। ठीक है, अर्थात दर्पण सूत्र। कौन सा फार्मूला सिद्ध करना है जी? ये सब फार्मूले 10 में पढ़ाए जाते हैं। 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। इसी फार्मूले की हमको व्युत्पत्ति पढ़ लेनी है इस हेडिंग में। ठीक है, इस हेडिंग में हमको इसी फार्मूले की क्या पढ़नी है? व्युत्पत्ति। तो सभी लोग ये हेडिंग बनाइए। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध अथवा दर्पण सूत्र। और इसमें लिखिए, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। ठीक है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। ठीक है, फोकस दूरी स्मॉल f है। दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u, दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है। ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है। शुरू से फिर से एक बार सुन लेते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? दर्पण से जो है प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है। ठीक है, लिखेंगे दर्पण से u दूरी पर, दर्पण से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी है। दर्पण से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से एक वस्तु, दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी है। दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी है जिसका प्रतिबिंब ध्रुव P से V दूरी पर, ठीक है, A' B' पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब ध्रुव P से V दूरी पर A' B' पर बनता है। ठीक है, दर्पण पर प्रकाश किरण के आपतन बिंदु से, अभी चित्र में सब स्पष्ट हो जाएगा। दर्पण पर प्रकाश किरण के आपतन बिंदु D से मुख्य अक्ष पर अभिलंब, दर्पण पर प्रकाश किरण के आपतन बिंदु D से मुख्य अक्ष पर अभिलंब DN है। मुख्य अक्ष पर अभिलंब क्या है? DN है। चलिए ध्यान देते हैं, चित्र देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक गोलीय अवतल दर्पण है। ठीक है, एक गोलीय कैसा दर्पण है? जिसके कौन से भाग पर कलई की जाएगी? जिसके जो है उभरे तल पर हम क्या कर देते हैं? जिसके हम उभरे तल पर, ठीक है, इसके उभरे तल पर हम क्या कर दिए? कलई कर दिए। ठीक है, थोड़ा ऊपर से ही बनाएंगे, है ना, जिससे हो जाए, क्योंकि फार्मूला जो है बड़ा सिद्ध करना है हमको। ठीक है, हम क्या कर देते हैं? उभरे तल पर जो है कलई कर देते हैं, तो विभाग से क्या होगा? परावर्तन की घटना होगी। ठीक है, ये हमारा गोलीय दर्पण हो जाएगा जिसका ध्रुव P कहा गया है, जिसका ध्रुव क्या कहा गया है? ध्रुव जो है P कहा गया है। ठीक है, और क्या कहा गया है? फोकस F कहा गया है। वक्रता केंद्र क्या कहा गया है? वक्रता केंद्र जो है C कहा गया है। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या है? C है। अब दर्पण के जो है C से दूर, किससे दूर? C से दूर एक वस्तु को रखते हैं। क्या रखते हैं? एक वस्तु। नाम क्या है वस्तु का? वस्तु का नाम है तुम्हारा, ये फार्मूला तो हो गया, हेडिंग हो गया ना, तो इसको ऊपर वाला हिस्सा मिटा देते हैं इतना, जिससे हमको थोड़ी जगह मिल जाएगी। वस्तु का नाम क्या हो जाएगा? वस्तु का नाम हो जाएगा AB, या A चाहो तो नीचे रख लो और B को कहाँ रख लो? ऊपर, कुछ भी कर सकते हो। AB दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो है
प्रकाश किरण आएगी, क्योंकि C से दूर एक वस्तु रखी है। हम अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में जो है पढ़ चुके हैं। जब वस्तु को जो है हम वक्रता केंद्र C से दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ जाता है? पहली स्थिति क्या बताए थे, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर होगा। दूसरी स्थिति में जब वक्रता केंद्र से दूर होगी तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच चला जाएगा। तो हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? वस्तु को जो है हम वक्रता केंद्र C से दूर रख रहे हैं। वक्रता केंद्र किससे दूर रख रहे हैं? C से। तो क्या होगा, वस्तु से जो है मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी, और बताया गया था जो भी किरणें दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएंगी, सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यक से जो है जाती है। ठीक है, किससे होकर जाएंगी? मुख्य फोकस यक से होकर जाएंगी। जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस यक से होकर जाएंगी। एक किरण को हम कहां से गुजार देते हैं? ये तो पहला नियम था। एक तीसरा नियम लगा सकते हैं, दूसरा भी लग सकता है। ठीक है, तो हम पहले और तीसरे नियम का उपयोग करके आरेख खींच लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? जो भी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो है उसी मार्ग में वापस लौटेंगी। ठीक है, तो एक किरण को हम कहां से गुजारते हैं? एक किरण को वक्रता केंद्र C से गुजारते हैं। एक किरण को कहां से गुजारेंगे? एक किरण को वक्रता केंद्र C से गुजारेंगे। जो भी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी सब दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी? उसी मार्ग में वापस लौटेंगी। उसी मार्ग में क्या होंगी? वापस लौटेंगी। जहां पर जो है दोनों किरणें मिल रही हैं वहीं पे क्या बनने वाला है? वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला है। वहीं पे क्या बनने वाला है? वहीं पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। हम पढ़ चुके हैं दर्पण की जो है अवतल दर्पण की 5 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। अब ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब हो जाएगा। नाम क्या होगा? जब यहाँ पे ये है उल्टा प्रतिबिंब है A डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? B डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? A डैश और B डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका नाम दे देते हैं D। नाम क्या है यहाँ पे? कह रहा है D से जो है एक लंब डाला गया है DN, जो मुख्य अक्ष पर क्या है? आपतन बिंदु जो मुख्य अक्ष पर क्या है जी? अभिलंब है। ये क्या हो जाएगा? N। ठीक है, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा? N, जो मुख्य अक्ष पर क्या हो गया? मुख्य अक्ष पर अभिलंब हो गया। ठीक है, मुख्य अक्ष पर क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब ध्यान दो, अब कह रहा है ध्रुव से जो है वस्तु की दूरी। ये हमारी वस्तु है, ये क्या है हमारा? ये हमारी वस्तु है, और ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, ये याद रहेगा ना प्रतिबिंब। तो ध्रुव से जो है वस्तु की दूरी, ये हमारा ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, यहाँ पे नीचे तक लाएंगे। अब ध्रुव से जो वस्तु की दूरी हो जाएगी उसे बोलेंगे स्मॉल u। क्या बोलेंगे? स्मॉल u। ये हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है वह है स्मॉल v। क्या है? स्मॉल b। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी स्मॉल f। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी स्मॉल f। ध्रुव से जो है इसकी दूरी, कौन सी दूरी? ध्रुव से जो है प्रकाश से वक्रता केंद्र C की दूरी को क्या बोलेंगे? r बोलेंगे। क्या बोलेंगे? r। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा ना r। ठीक है, क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या r हो जाएगी। अब हम यहाँ पे सब लिख देते हैं। यहाँ पे हमसे आप क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्रुव P से, ठीक है, ध्रुव P से वस्तु AB की दूरी, AB की दूरी। ठीक है, वस्तु AB की क्या हो जाएगी? दूरी कितनी है? PA। कितनी दूरी है? PA बराबर कितना हो जाएगा? -u। माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि सारी दूरियां चिन्ह परिपाटी में बताया गया है, सारी दूरियां दर्पण की किस तरफ है? बाईं ओर। और बाईं ओर दूरियों को हम कैसा लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो PA बराबर कितना हो गया? -u। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब हो जाएगा यहाँ पे ध्रुव P से, दूसरा नंबर, ध्रुव P से किसकी दूरी? प्रतिबिंब। ठीक है, समझ में आ जाएगा? प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है? A डैश B डैश की दूरी। ठीक है, ध्रुव P से प्रतिबिंब A डैश B डैश की दूरी कितनी है? कह सकते हैं PA डैश है, या PB डैश भी है, यहां तक भी आ सकते हैं, कोई भी लिख लो। ठीक है, कितना हो जाएगा? PA डैश। हम कह सकते हैं PA डैश। कितना हो जाएगा? PA डैश बराबर कितना हो जाएगा? -v। ठीक है, कितना हो जाएगा? -v। आगे क्या करेंगे? ध्रुव P से, ठीक है, मुख्य फोकस या फोकस लिख सकते हैं। ध्रुव P से फोकस, कौन सा? फोकस की दूरी। ठीक है, फोकस की दूरी कितनी हो जाएगी? PF बराबर कितना हो गया? -f। PF बराबर कितना हो गया? -f। और क्या हो जाएगा? सारी दूरियां ध्रुव से ही ली जाती हैं। ध्रुव P से कहां तक? वक्रता केंद्र। ठीक है, ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी। ठीक है, ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी PC बराबर कितना हो जाएगा? PC बराबर हो जाएगा -r। ठीक है, PC बराबर कितना हो जाएगा? PC बराबर हो जाएगा
आर। अब यहां तक हो गया, BC बराबर कितना हो गया माइनस आर। सारे कथन को हमने लिख लिया और सारी चीजें स्पष्ट कर ली हैं जो चित्र में है, ठीक है। अब हम दो त्रिभुजों की बात करते हैं। कौन से दो त्रिभुज लेने हैं, ठीक है, दो त्रिभुज ध्यान दो कौन से लेने हैं, BAC, ठीक है, त्रिभुज BAC और B'A'C। एक त्रिभुज हमको ये वाला लिखना है, एक त्रिभुज ये वाला लेना है, ठीक है। तो लिखिए कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज कौन सा B'A'C में, ठीक है, B'A'C में क्या देख रहे हैं, ये भी 90 अंश है, ये भी कितना है 90 अंश है। कौन कौन से कोण की बात कर रहे हैं 90 अंश, BAC और B'A'C। तो हम लिखेंगे कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण B'A'C। दोनों क्या है बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों समकोण हैं। दोनों कितने अंश पर है जी, दोनों जो है समकोण है, ठीक है। और क्या होगा, और ध्यान दो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, आमने सामने है ना, ये दोनों त्रिभुज बराबर है कौन से कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कैसे बराबर हो गए, शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे बराबर हो रहे हैं जी, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख लो कौन सा BCA, ठीक है, कोण BCA किसके बराबर होगा, B'CA' के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, B'CA' के। तो लिख लो कोण BCA बराबर हो जाएगा कोण B'CA'। कहां से ही बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब देखो दो चीजें बराबर हो गई ना, इसलिए त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप मतलब रूप में समान, देखने में एक जैसे अगर दो चीजें हो तो हम कहेंगे कि समरूप हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है समरूपता और दूसरी क्या होती है, सर्वांग समता। जब केवल देखने में समरूप हैं, ठीक है, जब केवल क्या कहते हैं, देखने में समरूप हैं। जैसे अगर हम कह दें ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का नाम क्या है ABC और ये एक और त्रिभुज है जिसका नाम क्या है PQR है। अगर कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप है तो मतलब क्या है, अगर ये दो चीजें हैं, एक होता है समरूपता, दूसरी सर्वांग समता। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते, ABC और कौन, ABC और PQR अगर सर्वांग सम होते तो मतलब क्या होता, जितनी लंबाई PQ की है उतनी लंबाई AB की होती, जितनी लंबाई AC की है उतनी लंबाई PR की होती, जितनी लंबाई BC की है उतनी लंबाई किसकी होती, QR की होती। जितना कोण A है उतना कोण P होता, जितना कोण B है उतना कोण Q होता, जितना कोण C है उतना कोण R होता। मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते और इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज पर रख देते, ठीक है, सारी संगत भुजाएं संगत कोण तो बराबर होते ही, ठीक है। बताया गया PQ बराबर AB, BC बराबर QR और AC बराबर किसके, PR के। और इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज पर रखते तो ये वाला त्रिभुज पूरी तरह इसको ढक लेता। तो हम कहते कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, समरूपता दिखानी है। क्या दिखानी है, समरूपता, ठीक है। समरूपता में क्या होगा, देखो अगर इसी त्रिभुज को ऐसा बना दो, ठीक है, यहाँ पे रखो PQR। अब ये दोनों बराबर तो दिख नहीं रहे, लेकिन एक चीज दिख रही है, क्या, इसमें भी एक कोण 90 अंश है, इसमें भी एक कोण 90 अंश है। अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए, कोण C किसके बराबर हो जाए, कोण R के, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप मतलब केवल देखने में, इसमें भी एक कोण 90 अंश, इसमें भी एक कोण 90 अंश, इसका एक कोण बराबर है इस कोण के, ठीक है। तो हम त्रिभुज क्या कहेंगे, समरूप। त्रिभुज क्या कहेंगे, समरूप है, ना कि सर्वांग सम। सर्वांग सम होते तो इसको पूरा रखने पर यह ढक लेता, लेकिन अगर इसको रखेंगे तो यह पूरी तरह ढकेगा नहीं, केवल समरूप है, रूप में समान है, ठीक है, आकार में नहीं, ठीक है। आकृति आकार में समान नहीं है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, लेकिन रूप एक जैसा है देखने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BAC और B'A'C कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज कौन से, त्रिभुज BAC। समरूप होने का मतलब क्या है, इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसके लंब बटे इसके लंब के बराबर हो जाएगा। इसका लंब बटे आधार जो मान होगा इसके लंब बटे आधार के मान के बराबर होगा, ठीक है। समरूपता का मतलब इसका लंब बटे आधार का जितना अनुपात होगा उतना ही अनुपात इसके लंब बटे आधार का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज कौन से, तथा त्रिभुज हो जाएगा B'A'C। कैसे हैं, A'C कैसे हैं जी, समरूप है। मतलब इसका लंब कितना हो गया,
लंब हो जाएगा AB बटे इसका आधार, आधार कितना हो गया AC, आधार कितना हो गया AC बराबर इसके लंब के, इसका लंब कितना हो गया A डैश B डैश बटे इसका आधार, इसका आधार कितना हो गया A डैश C हो गया। ठीक है, A डैश क्या हो गया C। अब इसको इसकी जगह कर दो या यहां चला आएगा तो कितना हो जाएगा AB बटे A डैश C, AB बटे A, ये नीचे आ रहा है ना, AB बटे कितना हो जाएगा A डैश B डैश बराबर हो जाएगा AC बटे कितना हो जाएगा A डैश C हो जाएगा, AC बटे कितना हो जाएगा A डैश C हो जाएगा। इसको कहेंगे समीकरण नंबर कौन सा, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम फिर दो अगले त्रिभुजों की बात करते हैं जिनको फिर इसी प्रक्रिया द्वारा हम करने वाले हैं। कौन से, अगले कौन से दो त्रिभुजों की बात होने वाली है, अगला दो त्रिभुज हो जाएगा ये A डैश B डैश F और DN F में। ठीक है, हम जो अगले दो त्रिभुजों की बात करेंगे वो ये दोनों हैं। ठीक है, कौन से A डैश B डैश F और DN F में। तो चलिए लिखिए दो त्रिभुज की कौन सी बात कर रहे हैं, त्रिभुज A डैश B डैश F तथा त्रिभुज किसमें, तथा त्रिभुज DN F में। ठीक है, DN F में फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ये कोण कितने अंश हो गया 90, ये कोण कितने अंश हो गया 90, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। ठीक है, जो ये कोण हो गया दोनों में 90 90 और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए, दो चीजें मिल गई। अतः हम कहेंगे त्रिभुज कैसे हैं, त्रिभुज जो है दोनों समरूप हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप हैं। कौन से कोण की बात हो रही थी B डैश A डैश F। ठीक है, कोण जो है B डैश A डैश F किसके बराबर हो जाएगा, कोण हो जाएगा DN F के बराबर हो जाएगा। कहां से हो रहा है जी, समकोण है। कहां से हो रहा है, दोनों समकोण है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, कौन सा कोण बराबर था शीर्षाभिमुख कोण से, A डैश F B डैश। ठीक है, कौन सा कोण A डैश F B डैश किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा DFN के बराबर हो जाएगा। कहां से, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या हो गए, ये आपस में ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका लंब बटे इसका आधार। ठीक है, मतलब इसका लंब A डैश B डैश बटे उसका आधार कितना है A डैश F है, कितना है A डैश F है बराबर इसका लंब कितना हो गया DN बटे इसका आधार कितना हो गया N F, कितना हो गया जी N F। आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आपस में क्या हो गए, अनुपात जो है दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां तक तो हो जाएगा। क्या लिखेंगे, यहां से ही शुरुआत करते हैं ऊपर। ठीक है, जिससे इसमें पूरा आ जाए। ठीक है, क्या लिखा गया था, यहाँ पे लिखा गया है A डैश B डैश और बटे नीचे क्या लिखा गया है A डैश F बराबर किसके है, बराबर है तुम्हारा DN बटे N F। ठीक है, बराबर क्या है DN बटे N F। अब लिखेंगे चूंकि देखिए ये जो रेखा है PA समांतर किसके है BD के, कहा गया था मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई थी। किसके समांतर आई थी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो कौन सी रेखा PA रेखा किसके समांतर है, BD के समांतर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे PA समांतर किसके, BD के। ठीक है, जब दो रेखाएं समांतर हों, जब दो रेखाएं परस्पर क्या होंगी समांतर, तो उनकी हर जगह दूरी जो होगी समान होगी। हर जगह दूरी क्या होगी, समान। समांतर रेखाओं के मध्य दूरी हर जगह समान होती है। क्यों, क्योंकि ये रेखाएं आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलती, हर जगह कोण कितने अंश होता है 0 अंश, इसलिए जो है हर जगह दूरी क्या होगी समान होगी। तो जितनी दूरी यहां पर है उतनी ही दूरी यहां पर होगी, अर्थात AB किसके बराबर होगा DN के। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी थी, समांतर थी। ठीक है, ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर, इसलिए इनके मध्य हर जगह दूरी क्या होगी समान होगी। तो लिखेंगे PA समांतर किसके है BD के, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो है AB किसके बराबर होगा, इसलिए AB जो है DN के बराबर हो जाएगा। AB किसके बराबर होगा DN की। अब हम यहाँ पे DN की जगह क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे DN की जगह AB लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे जी AB, तो कितना हो जाएगा A डैश B डैश बटे A डैश F बराबर किसके DN की जगह लिख देंगे AB और बटे N F है तो उसको लिख लो, इसको लिख दिए N F। अब ध्यान दो, इसको यहाँ पे कर देते हैं या यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है,
तो ले आइए, क्या आएगा यहाँ पे, हो जाएगा यन यफ बटे ए डैश यफ बराबर किसके, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बटे बी डैश। इसको पहले कर देते हैं तो हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, ये पहले लिख दो, ए बी बटे ए डैश बी डैश किसके बराबर था, यन यफ, और बटे किसके बराबर है, ए डैश यफ के बराबर है। किसके बराबर है, ए डैश यफ के बराबर है। दिख रहा है सबको, ठीक है। किसके बराबर हो गया जी, ए डैश यफ के बराबर। अब फिर वही जो कथन था पीछे, ठीक है, लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या होगा, बिंदु यन, ठीक है, कौन सा, बिंदु यन ध्रुव P के अति निकट होगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ये दूरी बहुत छोटी होती तो D बहुत निकट आ जाता, यन भी बहुत निकट आ जाता, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं क्या, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु जो है, बिंदु यन किसके, ध्रुव P के अति निकट है, ठीक है, अति निकट होगा, ठीक है, अति निकट है या होगा, ठीक है। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु यन ध्रुव P के अति निकट होगा, ठीक है। अर्थात क्या होगा, जितनी दूरी यन से यफ की है, जितनी दूरी किसकी है, यन से यफ की है, उतनी ही दूरी जो है P से यफ की हो जाएगी। उतनी ही दूरी क्या हो जाएगी, उतनी ही दूरी जो है P से यफ की हो जाएगी। तब क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा, यन यफ की जगह क्या लिखेंगे, पी एफ। तब क्या होने वाला है, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर यन एफ की जगह हो जाएगा पी एफ, ठीक है। यन एफ की जगह क्या हो जाएगा, पी एफ, और यहाँ पे हो जाएगा ए डैश एफ। क्या हो जाएगा जी, ए डैश एफ हो जाएगा। इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। कौन सा समीकरण बनाएंगे, 2। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देख रहे हो, ए बी बटे ए डैश सी बराबर किस, यहाँ पे है ना, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे ए डैश सी। देख रहे हैं दोनों का एक पक्ष बराबर है, दोनों का एक पक्ष क्या है, बराबर है, इसलिए दूसरा पक्ष अपने आप ही क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। बताया गया था यदि a बराबर b और b बराबर c तो a बराबर c अपने आप ही होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं दोनों का एक पक्ष समान है, इसलिए दूसरा पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। अर्थात क्या हो जाएगा, ac बटे a डैश c, ac बटे a डैश c किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा pf बटे a डैश f के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, pf बटे a डैश f के बराबर हो जाएगा। अब हमको पता है चूंकि सारी दूरियां ध्रुव से आनी चाहिए, किससे आनी चाहिए, ध्रुव से। केवल एक ही है जिसमें ध्रुव आ रहा है, P आ रहा है, बाकी में ध्रुव नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, सभी दूरियों को प्रयास करेंगे कहां से लाने का, ध्रुव से, ठीक है। सभी दूरियों को कहां से लाने का प्रयास करेंगे, ध्रुव से। जैसे हमको क्या लिखना है, AC लिखना है, क्या लिखना है, यही लिखना है AC, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमको लिखना है सारी दूरियां ध्रुव से आनी चाहिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं ध्रुव है, यहाँ पे है तुम्हारा A और यहाँ पे क्या है C, ठीक है। यहाँ पे क्या है C, तो हमको लिखना क्या है, केवल AC। यहाँ पे क्या लिखना है, AC। तो हमको ऐसा लाना है कि P आए दोनों में, क्या आए, P आए, ठीक है। तो AC को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इतनी दूरी में से ये वाली दूरी मिटा दें, ठीक है, हम पहले इतनी दूरी ले लें और ये वाली दूरी मिटा दें तो इतनी दूरी बची रह जाएगी कि नहीं, बची रह जाएगी ना। अगर हम जो है इतनी दूरी, कितनी दूरी, ये A था, ये C था और ये कितना है P, अगर PA में से PC घटा दें, PC घटा दें तो कितना बच जाएगा, AC बच जाएगा। दिख रहा है सबको। अगर हम जो है, हमको लिखना केवल AC है लेकिन P आना चाहिए, तो P लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, PA में से PC घटा देंगे, PA में से क्या करेंगे, PC घटाएंगे, AC बच जाएगा, ठीक है। PA में से PC घटाइए, AC बच जाएगा। तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिखेंगे PA माइनस कितना, PC, PA माइनस PC। देखिए हमको यहां से जो है PA में से PC घटाओ, कितना बच जाएगा, AC बच जाएगा। कितना बच जाएगा, AC। इसी तरह A डैश C लिखना है, क्या लिखना है जी, A डैश C। अब इसी को देखो यहाँ पे, अगर इसको हम मान ले A डैश और यहाँ पे क्या है C,
हमको लिखना क्या है, ए डैश सी लिखना है। क्या लिखना है, ए डैश सी। तो हम इतने में से ये वाली दूरी घटाएं, ये वाली बच जाएगी। ठीक है, हम जो है पीसी में से पी ए डैश घटा दें, कितना बच जाएगा, ए डैश सी बच जाएगा। इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटाओ, मतलब किसमें से किसको घटाओ, पीसी में से घटा दो पी ए डैश को। पीसी में से किसको घटाओ, पी ए डैश को, तो हमारा ए डैश सी बच जाएगा। पीएफ में पी पहले से आया है तो इसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, पीएफ रहने दो। ठीक है, अब जो लिखना है, क्या लिखना है, हमको ए डैश एफ लिखना है। देखो क्या लिखना है जी, इसको मिटा के रखते हैं, अब ए डैश एफ लिखना है, ए डैश एफ। ठीक है, देखो ऐसे है, यहाँ पे है ए डैश और यहाँ पे है, हम चाहते हैं ध्रुव से लाना। कहां से लाना चाहते हैं, ध्रुव से। ए डैश एफ हमको लिखना है, कितना लिखना है, ए डैश एफ लिखना है। तो क्या करोगे, पी ए में से पी एफ घटाओ, ए डैश एफ बटेगा। ठीक है, पी ए डैश में से पी एफ घटाओ ए डैश एफ। क्यों घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं जी, क्यों पी ही आना है, क्योंकि सारी दूरियां चिन्ह परिपाटी के अनुसार सारी दूरियां ध्रुव से आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पी ए डैश में से किसको घटाएंगे, पी एफ को, तो कितना बच जाएगा, ए डैश एफ बच जाएगा। किसमें से किसको घटाएंगे, पी ए डैश में से पी एफ को। तो यहाँ पे लिखो पी ए डैश माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया पी एफ। ठीक है, पी ए डैश माइनस पी एफ, सब में पी आ गया, यानी हमारे अब मान रखने आसानी हो जाएगी। चलिए मान रखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान को रख देते हैं। पी ए बराबर कितना था, पी ए बराबर कितना है, पी ए बराबर है माइनस यू। ठीक है, दिख रहा है ना, पी ए बराबर, पी ए की जगह माइनस यू, पीसी की जगह क्या रखेंगे, माइनस आर रखेंगे। ठीक है, एक माइनस पहले से ही है, एक माइनस इसके साथ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस आर हो गया, बटे पीसी की जगह क्या रखेंगे, माइनस आर रखेंगे। पीसी की जगह कितना रख दिए, माइनस आर, और पी ए डैश की जगह कितना रखेंगे, माइनस, एक तो माइनस पहले से ही रखना है, पी ए डैश माइनस डी एक और आ रहा है, तो माइनस माइनस डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस डी हो जाएगा, बराबर पी एफ। पी एफ बराबर कितना है, पी एफ बराबर है माइनस एफ। पी एफ बराबर कितना है, माइनस एफ, बटे पी ए डैश कितना था, पी ए डैश माइनस बी था। पी ए डैश कितना है, माइनस बी, माइनस पी एफ कितना है, माइनस एफ है। ठीक है, माइनस, एक तो माइनस पहले से ही है, एक माइनस इसके पास है, तो माइनस माइनस एफ हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो गया, एफ। अब चलिए माइनस माइनस का गुणा कराइए। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, और बटे माइनस आर प्लस बी, बराबर हो जाएगा माइनस एफ, और बटे माइनस बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में एफ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में एफ हो जाएगा। अब हमको चूंकि पहले से ही पता था, क्या, एफ बराबर किसके, एफ बराबर आर बटे 2, अभी सिद्ध किए हैं। ठीक है, एफ बराबर किसके था, आर बटे 2, तो आर बराबर किसके हो जाएगा, 2 का तिरछा गुणा हो जाएगा। आर बराबर किसके होगा, आर बराबर 2f के। ठीक है, फार्मूले में आर की जगह क्या रखते जाओगे, आर की जगह 2f रखते जाओगे। फार्मूले में आर की जगह क्या करेंगे, आर की जगह 2f रखेंगे, तो हो जाएगा माइनस यू, आर की जगह हो जाएगा 2f, माइनस आर की जगह हो जाएगा माइनस 2f, और प्लस हो जाएगा v, इधर हो जाएगा माइनस एफ, और फिर हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस भी प्लस एफ। अब क्या करोगे, तिर्यक गुणन कराओगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा यहां हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे तिर्यक गुणन से। ठीक है, तिर्यक गुणन से, यहां पे लिखेंगे तिर्यक गुणन से। ठीक है, तो किसका गुणा किसमें हो रहा है, माइनस भी और प्लस एफ। माइनस भी प्लस एफ का गुणा हो जाएगा किसमें, हमारा हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f में, और इसी तरह माइनस एफ का जो गुणा होगा वह हो जाएगा माइनस 2f प्लस v में। माइनस 2f प्लस v में, है ना, किसमें हो रहा है जी, माइनस 2f और प्लस किसमें हो रहा है, v में। ठीक है, तिर्यक गुणन से माइनस 2f का गुणा किसमें हो गया,
माइनस एफ का गुणा माइनस 2f प्लस भी में। ठीक है, चलिए इसको चित्र तो हो गया होगा सबका। ठीक है, चित्र को मिटा कर ही यही कर लेते हैं, है ना। चित्र को मिटा देते हैं, सभी लोग चित्र बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख लेंगे, इसको मिटा देते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं यही गुणन वाला। ठीक है, इस चित्र को मिटाते हैं, सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, चित्र को पहले ही बना लेंगे सभी लोग। इस चित्र को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो कहां तक था, गुणा जो था उसको पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं जिससे दिख रहा हो यहाँ पे। तो हो जाएगा माइनस कितना था माइनस भी प्लस यफ का गुणा किसमें है, माइनस भी प्लस यफ का गुणा है माइनस यू प्लस 2f में, और इधर है माइनस यफ का गुणा है माइनस 2f प्लस भी में, माइनस 2f प्लस भी में। अब गुणा कराओ, u का गुणा v में होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस में uv, प्लस में कितना हो गया uv, और v का गुणा 2f में होगा तो माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा 2vf, कितना हो जाएगा 2vf, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो uf हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो प्लस प्लस है तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, f का गुणा f में हो जाएगा 2f स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा vf। अब 2f स्क्वायर इधर है और इधर है, जब इधर ला के पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसी तरह कर सकते हैं, दोनों तरफ से काट दो, क्योंकि दोनों बराबर के बाद है और समान चिन्ह है, इसलिए क्या हो गए, कट गए। ठीक है, इसलिए क्या हो गए, कट गए। अब इधर माइनस vf बचा है, कितना बचा है माइनस vf, 2vf को इस तरफ पक्षांतर कर दो, क्योंकि अभी इसके पास भी vf है, यहाँ पे भी vf है, इसलिए इसको पक्षांतर करो, बाकी को लिख लो। इधर बच रहा है uv, कितना बच रहा है uv, और माइनस क्या हो रहा है uf, uv माइनस uf, और इधर कितना था माइनस vf था, 2vf उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2vf, कितना हो जाएगा 2vf हो जाएगा। अब इसको लिख लो uv माइनस uf, uv माइनस uf बराबर 2vf में से एक vf घटाए कितना बच गया, vf बच गया। ठीक है, प्लस 2vf में से एक vf घटाए कितना बच गया, vf बच गया। ठीक है, इतना आ गया। अब एक चीज जो तुमको अपने से करनी है, क्या, दोनों पक्षों में जो है, ठीक है, दोनों पक्षों में भाग कर देना uvf से। ठीक है, दोनों पक्षों में किससे भाग देने पर, uvf से भाग देने पर, ये याद रखना होगा। ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, uvf से भाग दे रहे हैं। तो चलिए भाग दीजिए, इधर कितना हो जाएगा uv माइनस uf, भाग किससे देनी थी, uvf से, किससे भाग देनी है जी, uvf से, और इधर है vf, इसमें किससे भाग देनी है, इसमें भी भाग देनी है uvf से, किससे भाग देनी है, uvf से। अब इनको अलग अलग कर दो तो हो जाएगा uv और बटे हो जाएगा uvf, कितना हो जाएगा uv बटे uvf, और इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा uf और बटे कितना हो जाएगा uvf। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, हर जब एक ही हो तो अंश का ही हो तो अलग अलग कर सकते हैं हर लगाकर। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा vf और बटे uvf, क्या हो जाएगा vf बटे uvf। अब ध्यान दो, यहाँ पे uv से uv एक बार में कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, ऊपर एक मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे vf से क्या हो गया, vf कट गया, vf से क्या हो गया, vf कट गया। तो आया क्या, यहाँ पर दिख रहा है सबको, क्या आया है, आया है 1/f और माइनस क्या आया जी, 1/f, यहाँ पे 1/v बच गया, क्यों, क्योंकि uf कटा था, तो हो जाएगा 1/v बच जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 1/u बचेगा, कितना बचेगा 1/u। अब 1/v को उस तरफ क्या करोगे, पक्षांतर कर दोगे तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/u, माइनस वाला उधर हो जाएगा तो 1/v हो जाएगा। यही किसमें संबंध हो गया, यही हमारा हो गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। ठीक है, इसमें किसमें संबंध हो गया जी, गोलीय दर्पण की जो है अवतल दर्पण के लिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। ठीक है,
एक बार इसको क्या करेंगे, सभी लोग उतार लेंगे, फिर अपने मन से घर पे करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा वापस कर करके देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इससे छोटा तरीका कोई नहीं है समझाने का, और ना ही इससे शार्ट तरीका होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार जो है हम अवतल दर्पण के लिए जो है फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध को पढ़ चुके हैं। कल हम जो है उत्तल दर्पण के लिए यही फार्मूला क्या करेंगे, फिर से सिद्ध करेंगे, ठीक है। कल जो है हम उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध को फिर से देखेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसको क्या करेंगे, उतारेंगे और फिर से अपने मन से एक बार घर पे एक बार और करेंगे, ठीक है।